नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए अति महत्वपूर्ण और साइंस के प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें मैंने दोस्तों सामान्य विज्ञान, भौतिकी एवं राजनीति, सामान्य विज्ञान, भौतिकी एवं रासायनिक विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है, जिनकी आपकी और रेलवे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगर दोस्तों आप और टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप ALP यानी लोको पायलट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप NTPC एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप SSC के अन्य किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान पशु परीक्षण की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि रेलवे एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको कम समय में और अधिक ज्ञान देने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको और साइंस की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, किस अंग के कार्य न करने पर और डायलिसिस किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और वृक्क। दोस्तों जब किडनी, हमारी जो शरीर की किडनी होती है, जो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है, तो जो डायलिसिस की प्रक्रिया है, जिसे अपोहन विधि के नाम से भी जाना जाता है, वो अपनाई जाती है। दोस्तों अगर दोस्तों हम किडनी की बात करें तो ये हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका प्रमुख कार्य और रक्त का शुद्धिकरण करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है प्रमस्तिष्क। दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों हम प्रमस्तिष्क की बात करें तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो जो हमारी मस्तिष्क के अंदर और सोचने की जो क्षमता होती है, उसका संपूर्ण कार्य इसके द्वारा ही संपादित किया जाता है। तो प्रमस्तिष्क इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किस संरक्षण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है रेखीय संवेग संरक्षण। दोस्तों और रेखीय संवेग संरक्षण के और नियम के अनुसार जब हम राइफल चलाते हैं तो पीछे की तरफ और एक झटका लगता है, तो यह इसी के कारण हो पाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है हरगोविंद खुराना। दोस्तों हरगोविंद खुराना एक भारतीय वैज्ञानिक है। उनके द्वारा प्रयोगशाला में सबसे पहले और जीन संश्लेषित किया गया था। इन्हीं को दोस्तों इसी कार्य के लिए और चिकित्सा के क्षेत्र में और नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। इसी कारण हमें और चंद्रमा पर और वायुमंडल नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर्स एल्गी का उपयोग और अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और क्लोरेला। दोस्तों जो क्लोरेला नामक शैवाल है, इसका प्रमुख रूप से जो उपयोग है और वो अंतरिक्ष के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो अपने भोजन के रूप में करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आइसोप्रीन का। दोस्तों जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वो कई एग्जाम्स में और कई बार पूछे जा चुके हैं। तो पूरे प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशली इन क्वेश्चनों को करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा। दोस्तों जो द्रव्य की चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा कहलाती है।
दोस्तों हम प्लाज्मा की बात करें तो इसमें और दोस्तों एक जो जल होता है लगभग 90% और प्लाज्मा के अंदर जल हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम पदार्थ की पांचवी अवस्था की बात करें तो हम इसे बीईसी के नाम से जानते हैं, जिसे बोस आइंस्टीन कंडक्शन कहते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रत्यावर्ती धारा की माप और किस यंत्र से की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है तप्त तार एमीटर। दोस्तों जो प्रतिवर्ती धारा होती है जिसे हम अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानते हैं, उसका जो मापन है वो और एमीटर के द्वारा किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है ध्रुवण। दोस्तों जो पोलराइजेशन की प्रक्रिया है उससे हम और तरंगों का पता लगा जा सकते हैं कि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं या अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो दोस्तों ध्रुवण की प्रक्रिया द्वारा और प्रकाश के अनुप्रस्थ होने का प्रमाण हमें मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एक वृत्ताकार वलय यानी कि सर्कुलर रिंग का गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और वलय वृत्त के केंद्र पर। दोस्तों एक वृत्ताकार वलय है उसका जो सर्कुलर जो केंद्र है दोस्तों यानी कि जो गुरुत्वीय केंद्र दोस्तों वो हमें और वलय के वृत्त के केंद्र पर देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 7.4। दोस्तों जो मानव रक्त होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। और अगर दोस्तों हम और मानव वीर्य की बात करें तो उसका पीएच मान भी 7.4 हमें देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम पीएच मान की बात करें तो यह और इसकी खोज और सोरेनसन द्वारा की गई थी, जो कि प्रमुख रूप से और अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए और उनकी प्रबलता बताने के लिए कार्य आता है। अगर दोस्तों किसी भी वस्तु का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह वस्तु क्षारीय होती है और किसी भी वस्तु का पीएच मान और 7 से कम है तो वो अम्लीय होती है। इसमें कुल और दोस्तों और 14 तक की और पीएच मान वो निर्धारित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों और कार्बन। दोस्तों खनिज संरचना की दृष्टि से और हीरा एक क्रिस्टलीय कार्बन होता है और कार्बन का एक कठोरतम रूप भी हीरा होता है। तो हीरा कार्बन का एक अपर रूप है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ग्रह गति यानी कि प्लैनेटरी मोशंस का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों जो ग्रहों की गति के जो सिद्धांत है जो नियम है वो किनके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है केपलर। दोस्तों केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है नाभिकीय संलयन। दोस्तों न्यूक्लियर और फ्यूजन पर जो हाइड्रोजन बम है वो आधारित है। दोस्तों इसी और हाइड्रोजन बम के अंदर जो अभिक्रिया होती है वही अभिक्रिया हमें और सूर्य पर और देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों सूर्य के अंदर जो रोशनी उत्पन्न होती है, जो तापमान उत्पन्न होता है, उसका प्रमुख कारण भी और नाभिकीय संलयन होता है। यानी कि दोस्तों जब हाइड्रोजन के अणु मिलकर और हीलियम का निर्माण करते हैं उससे और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये हाइड्रोजन बम है उसके अंदर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दोस्तों इसकी खोज की बात करें तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम की खोज की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होने वाला है रदरफोर्ड। दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा और प्रोटॉन की खोज में और सहयोग किया गया था, जबकि दोस्तों प्रोटॉन की जो मेन खोज थी दोस्तों वो और गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों विकल्प इसका गोल्डस्टीन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जबकि जो रदरफोर्ड थे वो उसके सहयोगी थे। इनके द्वारा और नाभिक की खोज की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है पानी। दोस्तों पानी हमें और पृथ्वी पर तीनों अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा और रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर आपको करवाई जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है हीरे के भार का मात्रा। दोस्तों जो कैरेट होता है उसके द्वारा और हीरे का भार मापा जाता है। अगर दोस्तों हम कैरेट की बात करें तो ये है हीरे और सोने की शुद्धता बताने के लिए और प्रमुख रूप से यूज किया जाता है। आज का दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है गैल्वनीकृत लोहे पर किसकी लेप होता है। दोस्तों जब गैल्वनाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है तो लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जिंक। दोस्तों गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया में यानी कि जो गैल्वनाइजेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें जिंक धातु की परत और लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है, जिसमें और लोहे को जंग से बचाने के लिए और जब लोहे पर और जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो लोहे में जंग नहीं लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गैल्वनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। दोस्तों जो अभी हमने किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है सीवी रमन द्वारा और रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में और प्रतिवर्ष हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर दोस्तों हम सीवी रमन की बात करें तो और भारत के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे जिन्हें और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो उन्हीं के द्वारा और रमन इफेक्ट की खोज के लिए 28 जनवरी को प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 7 नवंबर 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सीवी रमन। दोस्तों सीवी रमन का जन्म और 7 नवंबर 1888 को हुआ था। दोस्तों कुछ लोग इस प्रश्न को और सीवी रमन के साथ और कंफ्यूज कर देते हैं, यानी कि जो 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं तो उसको और कुछ लोग मानते हैं कि इस दिन उनका जन्म हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके द्वारा और 28 फरवरी के दिन और रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, इसीलिए हम और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और गलगंड। दोस्तों जो गलगंड रोग होता है उसकी रोकथाम के लिए और आयोडीन नमक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यह एक थायराइड जो ग्रंथि होती है उसमें कमी हो जाती है, उसके कारण उसे नियंत्रित करने के लिए और आयोडीन का प्रमुख रूप से कार्य में लिया जाता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारा गला होता है उसमें गलगंड रोग हो जाता है, जिससे गले पर सूजन आ जाती है और खाने पीने में हमें तकलीफ महसूस होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। दोस्तों जो विद्युत मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना जाएगा दोस्तों वो हो जाएगी क्वांटासोम। दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को हम क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख रूप से और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हरित लवण का प्रयोग किया जाता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पूरी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों क्वांटम सोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पृथ्वी का औसतन घनत्व क्या है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दोस्तों 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का और घनत्व है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसीलिए और सूर्य हमेशा और पूर्व दिशा की ओर निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन
दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो पौधे होते हैं उनमें वेपराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके निर्धारण के लिए और किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है दोस्तों पोटोमीटर। दोस्तों पोटोमीटर के द्वारा और जो बाथफोर्ड सर्जन की जो दर है उसको मापा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है Pb3O4। दोस्तों Pb3O4 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर और विज्ञान के अति महत्वपूर्ण और 30 प्रश्नों को डिस्कस किया जिनकी आपकी रेलवे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावनाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपकी एग्जाम्स की इस पर संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और जिसमें मैं आपको फ्री कंटेंट भी उस चैनल पर आपको फ्री PDF के रूप में उपलब्ध कराऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।